हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि लूसेंट बुक से हम लोग बिहार पुलिस के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आपको बता दें कि लूसेंट अगर आप पढ़ लीजिएगा तो बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 2 महीना ही समय है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। तो जितने भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं, लगभग 27 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है। तो सभी लोग से निवेदन है, आप सभी मन लगा के पढ़ें और इस बार आप सभी का सिलेक्शन हो। जितने भी दोस्त हमारे पढ़ते हैं उन सभी का सिलेक्शन हो, क्योंकि 27 लाख लोग फॉर्म भरे हैं तो 27 लाख को तो सिलेक्शन होगा नहीं, जो पढ़ने वाले बच्चे होगा उसी का सिलेक्शन होगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का घूर समझा जाता था। सभी क्वेश्चन लूसेंट बुक से है। अगर आप लूसेंट कभी पढ़े हैं या लूसेंट पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि किस बुक से कितने क्वेश्चन हैं। तो उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का घूर समझा जाता था। तो एक का ऑप्शन है अंग और मगध हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में अंग और मगध को आर्य संस्कृति का घूर समझा जाता था। तो ऑप्शन है अंग एवं मगध बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर देखिए, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया। 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया। तो 2 का अगर आप ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया। 2 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया, तो बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और संरक्षण प्रदान करने वाला जो शासक था वो हर्षवर्धन था। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर देखिए, किस राष्ट्रकूट राजा ने गुजरात में अरब के सिंधों को हराया और चढ़ाई करने से रोका। फटाफट 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी जो है ध्यान से सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि लाइव क्लास है। तो किस राष्ट्रकूट राजा ने गुजरात में अरब के सिंधों को हराया और चढ़ाई करने से रोका। तो इसका सही जवाब दंती दुर्ग हो जाएगा। 3 का ऑप्शन डी बता रहे हैं दंती दुर्ग, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनाया था। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनाया था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर बनाने वाला जो शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है। फटाफट बताइए कि इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है। 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। देखिए 5 का अगर आप ऑप्शन सी 14 पूर्व बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 पूर्व को सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है। तो 5 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देखिए, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब अजंता में है। ये जो चित्रित चित्रकारी है यह अजंता की गुफा में है। तो अजंता की गुफा में आपका बिल्कुल ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। फटाफट बताएं। 7 का अगर आप ऑप्शन सी राजगीर में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, राजगीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर,
गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। फटाफट 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है, तो इसका सही जवाब भारतीय तथा यूनानी कला का। गंधार कला शैली एक संश्लेषण किसका है? भारतीय तथा यूनानी कला का एक संश्लेषण है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था। 9 का अगर आप ऑप्शन बी अल बरूनी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान अल बरूनी था। 9 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? 10 का सही जवाब बताएं। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन हसन ने बहमनी राज्य की स्थापना की, तो 10 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 11 नंबर, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? 11 का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो ये जो था यह आपका नक्शबंदिया था। नक्शबंदिया जो था सूफीवाद के सिलसिले में संगीत के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैष्णव संत कीर्तन घोषा का रचयिता था? एक वैष्णव संत है कीर्तन घोषा, इसके रचयिता कौन है यही आपको बताना है। तो 12 का सही जवाब बता कि कीर्तन घोषा का रचयिता कौन है। तो यह आपका श्रीमंत शंकर देव जो है कीर्तन घोषा के रचयिता है। तो 12 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्न में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो देखिए 1946 का जो कैबिनेट मिशन था जिसके अनुरूप संविधान सभा की स्थापना की गई, तो 1946 का जो कैबिनेट मिशन था उसमें 3 मंत्री थे। तो पहले 3 मंत्री कौन कौन थे तो आपको बता दें, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे, एवी एलेक्जेंडर थे और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ये तीनों जो थे वह कैबिनेट मिशन में मंत्री के रूप में थे, लेकिन लॉर्ड एमरी जो थे यह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फराजी कौन थे? फटाफट बताना है। 14 का सही जवाब, फराजी कौन थे? तो फराजी हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी जो थे हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वह था। 15 का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वह कौन थे? तो उनका जो नाम था स्वामी श्रद्धानंद था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। गांधी जी का प्रसिद्ध डांडी मार्च किससे संबंधित था? गांधी जी का प्रसिद्ध डांडी मार्च जो था वह किससे संबंधित था? तो 16 का फटाफट बताइएगा। ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी का जो प्रसिद्ध डांडी मार्च था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? माने देशबंधु का टाइटल किसे दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये शायद 8415 में पूछा गया है। तो चित्तरंजन दास देशबंधु बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चित्तरंजन दास को देशबंधु के उपाधि दी गई है। देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, महात्मा गांधी धरसाना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे का समय कहाँ थे? 18 का सही जवाब बताएं कि महात्मा गांधी धरसाना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे?
तो 18 का जो सही जवाब हो जाएगा यरवदा जेल में। यरवदा जेल में उस समय गांधी जी बंद थे। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था। देखिए पूना पैक्ट कब होता है, आप सभी को याद रखना होगा कि पूना पैक्ट कब होता है और पूना समझौता का क्या उद्देश्य था। तो पूना समझौता का जो उद्देश्य था, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना पूना एक्ट का समझौता का उद्देश्य था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए 1922 में गया में, बिहार के गया जिले में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था। 21 का सही जवाब बताएं। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था। तो मोतीलाल नेहरू नहीं होंगे, ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर को मध्यरात्रि को, अर्धरात्रि को ध्वज को फहराया था। आगे देखिए 22 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था। तो 22 का ऑप्शन भी लाहौर हो जाएगा। लाहौर आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, तथाकथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा विवरण हमें किससे प्राप्त होता है। तथाकथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा विवरण किससे प्राप्त होता है। तो फटाफट बताएंगे। देखिए हॉलवेल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिराजुद्दौला द्वारा सन 1756 में अपने अधिकार करने के बाद किस नगर का नाम बदलकर अली नगर कर दिया गया। सिराजुद्दौला द्वारा 1756 में अपने अधिकार में लेने के बाद किस नगर का नाम बदलकर अली नगर कर दिया गया। तो फटाफट 24 का सही जवाब बता। तो कलकत्ता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1776 से 69 तक चला था और इसमें विजय कौन हुआ था। तो 25 का सही जवाब बता। तो इसमें विजय होने वाला जो व्यक्ति था हैदर अली था। अभी सीमा हैदर और सचिन का जो प्रेम कहानी है वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो गया है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो था वो हैदर अली विजय हुआ था उसमें। आगे देखिए, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है। तो ये 570 मिलियन वर्ष। अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष जो है यह अरावली श्रेणियों का है। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, सुमेल करना है तो सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए बोमडिल्ला दर्रा। तो बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ये उसके बाद नाथुला दर्रा देखिए, तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है, ये भी सही है। पालघाट दर्रा केरल में है, ये भी सही है। लेकिन भोरघाट दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो ये मेल नहीं खाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है। तो इसका सही जवाब कर्नाटका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुल आबादी में जनजातीय आबादी का अधिकतम प्रतिशत कहाँ है। 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता कि कुल आबादी में जनजातीय आबादी का अधिकतम प्रतिशत कहाँ है। तो आपका नागालैंड में है, तो नागालैंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गंधक उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। क्वेश्चन पूछा जाता है सल्फर गंधक उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो देखिए गंधक का उत्पादन जो होता है सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है, तो तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखिए, सह्याद्री पर्वत स्थित है। फटाफट 31 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सह्याद्री पर्वत स्थित है, तो सह्याद्री पर्वत जो है महाराष्ट्र में स्थित है, तो महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पाई जाने वाली खादर एवं बांगर किस प्रकार की मिट्टी है। तो आपको बात पहले भी बताया है भूगोल के क्लास में कि भारत में पाई जाने वाली खादर एवं बांगर जो है यह जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है। खादर बांगर मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन ए में ही है और ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, सूरत किस नदी के किनारे बसा है। 33 का सही जवाब बताएं कि सूरत किस नदी के किनारे बसा है। तो देखिए, सूरत की अगर बात की जाए तो सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे आपका बसा है। ताप्ती नदी के किनारे सूरत स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोमपेंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 34 का सही जवाब बताएं। सोमपेंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं। तो ये आपका निकोबार द्वीप के आदिवासी लोग हैं। निकोबार द्वीप के आदिवासी लोग को सोमपेंस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है। तो देखिए, भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है, तो यह काजीरंगा अभ्यारण्य है। काजीरंगा अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या पाई जाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ एवं उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ। तो देखिए, हरित क्रांति, तो हरित क्रांति के भारत में जो जन्मदाता है MS स्वामीनाथन है, और हरित क्रांति के समय जो है गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ। तो 36 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं। ऑप्शन डी गेहूं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। 37 का सही जवाब बताएं। तो देखिए, बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह किस नदी के तट पर है। तो वह आपका अलकनंदा नदी के तट पर है। तो अलकनंदा नदी 37 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए और फटाफट सही जवाब बताएं। मानस नदी किस नदी की उपनदी है। मानस नदी किस नदी का उपनदी है। और 30 का ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी का उपनदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्र ग्रहण कब होता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, एक सूर्य ग्रहण कब होता है और दूसरा है चंद्र ग्रहण कब होता है। तो देखिए, चंद्र ग्रहण कब होता है, तो आपको बता दें कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अधोलिखित कौन से चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए, जो ग्रेनाइट चट्टान होते हैं, जो ग्रेनाइट प्रकार के चट्टान होते हैं उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। 41 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो 41 का सही जवाब बताएं। 41 का ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति बता रहे हैं। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना हो तो प्रस्ताव को किसमें प्रस्तुत किया जाएगा। तो देखिए, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, उपराष्ट्रपति को हटाना होगा तो, और प्रधानमंत्री को हटाना होगा तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करना होगा। आगे देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये तो जीवी मावलंकर थे, आप सभी जानते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है। देखिए, अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आगे देखिए, 44 नंबर, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया। 44 का सही जवाब बताएं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया। तो 44 का ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन बता रहे हैं।
तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। फटाफट 45 का सही जवाब बताएं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यानी हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है। जो उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज होते हैं उनको पेंशन कहाँ से दी जाती है, तो उनको पेंशन जो होता है भारत की संचित निधि से दी जाती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार 338 और 338 ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन है। आगे देखिए, 38 नंबर, निम्न में से कौन सा एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। 38 का सही जवाब बताएं। 48 का तो ऑप्शन बी सिक्किम हो जाएगा। यह भारत संघ का एक सहयोगी राज्य था जिसे भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया, तो ये सिक्किम था। आगे देखिए, 49 नंबर, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है। 49 का सही जवाब बताएं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की जो जिम्मेदारी है, जो शक्तियाँ है, वो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रहित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, वह प्रवृत्त रहेगा। माने कितने साल तक, कितने महीने तक प्रवृत्त रहेगा, तो 1 वर्ष से अधिक नहीं, 1 वर्ष तक वह जो है उसका प्रवृत्त रहेगा। आगे देखिए, देश में अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया। तो देश में अंतिम बार विमुद्रीकरण जो है यह आपका 8 नवंबर 2016 को किया गया। आगे देखिए, संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है नीतिगत कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। रुपये 1 करना नीतिगत कटौती प्रस्ताव कहा जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है क्या कहलाता है, यानी ऋण देता है, तो इस बैंक को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट के आधार पर आरबीआई बैंक को लोन देता है। आगे देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया। 54 का सही जवाब बताएं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया। तो ये आपका 2004 में किया गया, तो 2004 बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। 55 का सही जवाब बताएं। कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है, तो यह आपका जापान का है। जापान का कुटीर उद्योग है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है। नाफ्टा, तो नाफ्टा में जो सम्मिलित नहीं है ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा है, मैक्सिको है, अमेरिका है, लेकिन ब्रिटेन जो है यह नाफ्टा में शामिल नहीं है। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो इसका सही जवाब दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंध को यथासंभव कम से कम करना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है, तो 58 का ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र में। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व का संबंधित औद्योगिक क्षेत्र से है। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। 2011 के जनगणना के आधार पर किस राज्य में मुस्लिम आबादी सर्वाधिक है। बिहार पुलिस के लिए कतई जहर प्रश्न है। 2011 के जनगणना के अनुसार
आधार पर किस राज्य में मुस्लिम आबादी सर्वाधिक है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम है। आगे देखिए, विश्व की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत एशिया में रहता है? विश्व की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत लोग जो है एशिया में निवास करते हैं? तो 60%। आगे देखिए, साइंस का क्वेश्चन है, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में, तो फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचार की भांति उपयोग होता है। तो फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो आपको बता दें, हरित शैवाल में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हरित शैवाल में अनुपस्थित होता है। आगे देखिए, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो परमाणु नाभिक के जो अवयव होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आप सभी जानते हैं परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है। आगे देखिए, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो आपको बता दें, ताप के जो केल्विन पैमाना है उसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है। केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। पसीने का मुख्य उपयोग है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उसका मुख्य उपयोग शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में, शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में पसीना जो है उसका मुख्य उपयोग है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो प्राकृतिक बहुलक की बात करें तो नायलॉन मानव निर्मित है। नायलॉन जो बहुलक है वो आर्टिफिशियल है, बाकी सभी प्राकृतिक है। क्लोरोफिल में पाया जाता है, पर्णहरित में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशिया पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। आगे देखिए, भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिकाल या परिभ्रमण समय कितना होता है? तो भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिकाल या परिभ्रमण समय जो होता है यह आपका 24 घंटे के लिए होता है। तो 24 घंटा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। हम इसे तेज गति को अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तो यह अपने कक्ष में पृथ्वी गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य होने के कारण हम उससे अनुभव नहीं कर पाते हैं। आज का लास्ट प्रश्न 70 नंबर देखिए, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्चा कितनी होगी? तो ध्यान से देखिए, 5 बल्ब है 100 वाट क्षमता है, तो कितना हो गया? 500 हो गया। 20 घंटे के लिए जलाया जाता है। कितने घंटे के लिए जलाया जाता है? तो 20 घंटे के लिए। तो 500 गुने 20, 500 गुने कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो कितना हो गया? तो यहाँ 500 गुने 20, तो 500 गुने 20 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, तो 10,000 हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं 1000, अगर 1000 वाट 1 घंटे तक जलता है तो 1 यूनिट उठता है, ठीक है। तो यहाँ 10,000 वाट, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 वाट जो है वह आपका 20 घंटे तक जलता है, तो कितना यूनिट उठेगा? 10 यूनिट उठेगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहने का अर्थ यहाँ समझिए, पहले आपके घर में मान लीजिए कि टीवी लगा हुआ है। टीवी जो है 1000 वाट का है, टीवी 1000 वाट का है और 1 घंटा तक वह टीवी चलता है, तो कितना यूनिट उठेगा? तो 1 यूनिट उठेगा। अगर कोई भी मशीन 1000 वाट की हो, अगर उसे 1 घंटा तक चलाइएगा तो 1 यूनिट की खपत होती है, समझे कि नहीं। तो इसी के कारण यहाँ 10 यूनिट हो जाएगा। तो 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे। जय हिंद, जय भारत।